दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। उत्तर में हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है। तो उत्तर में हो जाएगा जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकोटस। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है। आपका अगला प्रश्न है कि सेंड्रोकोटस की तुलना किसने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। सेंड्रोकोटस की तुलना किसने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो आपका उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। आपका उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। आपका अगला प्रश्न है कि मुद्राक्षस की रचना किसने की है। मुद्राक्षस की रचना किसने किया। तो आपका उत्तर हो जाएगा विशाखा दत्त। उत्तर हो जाएगा विशाखा दत्त। आपका उत्तर हो जाएगा विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है कि मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, मुद्राक्षस के लेखक कौन है। विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त ने मुद्राक्षस अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किए हैं। कौन सा शब्द का प्रयोग किए हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा वृषण। आपका उत्तर हो जाएगा वृषण। आपका उत्तर हो जाएगा वृषण। अगला प्रश्न है कि घानानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त की सहायता की। घानानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त की सहायता की। तो आपका उत्तर हो जाएगा चाणक्य। आपका उत्तर हो जाएगा चाणक्य। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। तो आपका उत्तर हो जाएगा चाणक्य। आपका अगला प्रश्न है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त है। अर्थात में दे देगा विष्णुगुप्त का दूसरा नाम क्या है। तो चाणक्य या कौटिल्य। फिर से क्वेश्चन पूछ देगा कि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन है। तो अर्थशास्त्र में राजनीति का अध्ययन है। अर्थात मौर्य वंश की संपूर्ण जानकारी अर्थशास्त्र पुस्तक में मिलता है। और भी बहुत सारी पुस्तक है जिसमें मौर्य वंश की कहानी के बारे में जानकारी मिलता है। तो आपका क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा चाणक्य। आपका उत्तर हो जाएगा चाणक्य। आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको प्रधानमंत्री बनाया था। जब चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठा था तो उसने मंत्री के पद पर सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री अपने राज्य में किसको बनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ही गुरु चाणक्य को बनाया था। आपका अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम है। तो पहले बताए थे ना हम कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य है। तो उत्तर में हो जाएगा चाणक्य। आपका अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न आ गया ना, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो अर्थशास्त्र का संबंध उत्तर में हो जाएगा राजनीति। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक में कितने राज्य, फिर से पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक में राज्य के कितने अंग होते हैं। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें राज्य के कितने अंग होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 7। आपका उत्तर हो जाएगा 7। आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो आपका उत्तर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व
में। आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का दो भाग, फिर जैन धर्म में जो संगीति हुई तो उसके संगीति के बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया था। एक था भद्रबाहु, एक था स्थूलभद्र, मतलब एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने चला गया था कहाँ? श्रवणबेलगोला में। तो वहीं पर संलेखन विधि द्वारा 14 दिन उपवास करने से चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई 298 ईसा पूर्व में। आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल का राजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का राजा था। निम्न कुल, आपका उत्तर हो जाएगा निम्न कुल का राजा था। आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन पूछेगा कि सेल्यूकस निकेटर किसके सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति। वो भी कौन सा सेनापति था? तो अस्थल सेनापति था। अस्थल सेनापति था। तो सिकंदर अस्थल सेनापति था। आपका अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम है? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम कार्नेलिया है। कार्नेलिया है। कार्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना है। हेलेना। कार्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना है। क्वेश्चन पूछेगा कि हेलेना का विवाह किससे हुआ था? हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे किया था? आंसर, अरे मिस्टेक हो गया भाई। हेलेना का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने किससे किया था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से। और उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। और जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए थे। कौन? सेल्यूकस निकेटर। आपका अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री के विवाह किससे किया? देखिए आ गया ना क्वेश्चन। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? तो उत्तर में हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर में हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितना हाथी दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कुल 500 हाथी दिए थे। कुल 500 हाथी दिए थे। आपका अगला प्रश्न है कि मौर्य ने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का शिक्षा भद्रबाहु से लिया। भद्रबाहु से लिया। और वहीं से भद्रबाहु 12 वर्षों तक मगध में अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों को लेकर अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य को भी संग में लेकर कहाँ चले गए? तेनेश्वर श्रवणबेलगोला में। और 298 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। आपका अगला प्रश्न है सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? आपका अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो उत्तर में हो जाएगा मेगास्थनीज। उत्तर में मेगास्थनीज। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका है। इंडिका। आपका उत्तर में हो जाएगा इंडिका। आपका अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में कितने द्वार और बुर्ज हैं? तो पाटलिपुत्र में कुल 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच किस विधि का वर्णन है? आंसर में हो जाएगा आपका उत्तर में एपनियानस का विधि। एपनियानस का विधि। आपका अगला प्रश्न है कि 500 हाथी का वर्णन किसने किया है? जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया था उसका वर्णन किसने किया है? तो आंसर में हो जाएगा प्लूटार्क ने। आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हो गई थी?
चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हो गई थी 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में। आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व में। आपका अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। और बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम है? अशोक। आपका अगला प्रश्न है कि बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो बिंदुसार मगध की गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर में हो जाएगा बिंदुसार का दूसरा नाम अमित्रघात है। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन पूछ देगा कि अमित्रघात का अर्थ क्या है? तो उत्तर में हो जाएगा शत्रु विनाशक। आपका अगला प्रश्न है बिंदुसार किसका अनुयायी था? बिंदुसार किसका अनुयायी था? आंसर में हो जाएगा उत्तर में आपका आजीविका संप्रदाय के। आजीविका संप्रदाय के। आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? उत्तर में हो जाएगा आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो उत्तर में होगा मखखली पुत्र गोलास ने। मखखली पुत्र गोलास ने। आपका अगला प्रश्न है कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? आंसर भद्रसार। भद्रसार। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था? तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डाइमेकस था, जो यूनान का था। आपका अगला प्रश्न है कि डाइमेकस राजदूत को किसने भेजा था? डाइमेकस राजदूत को किसने भेजा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सीरियन के नरेश एंटियोकस ट्रेबो के अनुसार डाइमेकस आया था। कहाँ? तो मगध में। आपका अगला प्रश्न है कि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। सिंहसेन। आपका अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चाणक्य थे। चाणक्य थे। आपका अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पंजाब में सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि बिंदुसार ने झेलम नदी के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? किसे भेजा था? बिंदुसार ने झेलम नदी के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुसीम और अशोक को। आपका अगला प्रश्न है कि बौद्ध विद्वान तरनाथ ने बिंदुसार को कितने राज्य का विजेता बताया है? बिंदुसार को कितने राज्य का विजेता बताया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 16 राज्य का। उस समय 16 महाजनपद थी कुल। आपका अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के सभा कितने सदस्य थे? बिंदुसार के सभा में कितने सदस्य थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी। मतलब कि कुल मिलाकर 500 सदस्य थे। आपका अगला प्रश्न है कि मंत्री परिषद का प्रधान कौन था? मंत्री परिषद का प्रधान कौन था? तो उत्तर में हो जाएगा खल्लाटक। खल्लाटक। आपका अगला प्रश्न है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है? तो उत्तर में हो जाएगा अशोक। और बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी है? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम है? बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम है? तो उत्तर में हो जाएगा अशोक। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक ने मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो अशोक ने मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक के माता का क्या नाम था? तो अशोक के माता का नाम शुभद्रांगी थी। शुभद्रांगी थी। अशोक के माता का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा शुभद्रांगी, जो कौन थी? बिंदुसार की पत्नी थी। आपका अगला प्रश्न है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक क्या था? तो राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, जो जिसको बिंदुसार ने फिर दोबारा कश्मीर में भेजा था विद्रोह को रोकने के लिए। आपका अगला प्रश्न है कि किन किन लेखों में अशोक का नाम मिलता है? किन किन लेखों में अशोक का नाम मिलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मास्की अभिलेख में, गुर्जारा अभिलेख में, नेतुर अभिलेख में और उडेगोलम अभिलेख में। अब अगला प्रश्न है कि अशोक के कितने अभिलेख हैं?
तो अशोक के कुल 3 अभिलेख हैं। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। शिलालेख में जो पत्थर पर लिखा जाता था और स्तंभ लेख में जो दीवार पर लिखा जाता था, एक पोस्टर जैसा टांग कर एक दीवार बनाकर उस पर खोद खोद कर लिखा जाता था, और गुहा लेख में जो अच्छे से लिखा जाता था। आपका अगला प्रश्न है कि किसने बताया कि अशोक का इतिहास अभिलेखों के आधार पर ही है। किसने बताया कि अशोक का जो इतिहास है वो अभिलेखों के आधार पर ही है। तो आपका उत्तर में हो जाएगा D.R. भंडारक। D.R. भंडारक। आपका अगला प्रश्न है कि कल्हाड़ी। आपका अगला प्रश्न है कि कगनहल्ली कहाँ स्थित है। कगनहल्ली कहाँ स्थित है, तो उत्तर में हो जाएगा भीमा नदी के तट पर। कगनहल्ली कहाँ स्थित है, तो आंसर में हो जाएगा भीमा नदी के तट पर। और राजतरंगड़ी के लेखक कौन है। राजतरंगड़ी के लेखक कौन है, तो उत्तर में हो जाएगा आपका कल्हड़। कल्हड़। राजतरंगड़ी के लेखक कौन है, तो उत्तर में हो जाएगा कल्हड़। आपका अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। किस अभिलेख में, आपका प्रश्न है किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है, तो उत्तर में हो जाएगा भारु अभिलेख में। भारु अभिलेख में। आपका अगला प्रश्न है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, तो पुराणों में अशोक को वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन कहा गया है। देवना प्रिय प्रियदर्शी किसका नाम है। देवना प्रिय प्रियदर्शी किसका नाम है, तो उत्तर में हो जाएगा अशोक का। उत्तर में अशोक का। अगला प्रश्न है कि कलिंग पर आक्रमण किसने किया था, तो उत्तर में अशोक ने किया था। और कलिंग के आक्रमण के बाद अशोक ने अपने हिंसा को परिवर्तन कर लिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर क्या किया था, आक्रमण कर लिया था, जो काफ़ी नरसंहार के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। आपका अगला प्रश्न है कि 261 में अशोक ने किस पर अधिकार किया था, तो तोसली पर। 261 में अशोक ने तोसली पर अधिकार किया था। आपका अगला प्रश्न है कि कलिंग की राजधानी कहाँ है। कलिंग जो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया था, तो कलिंग एक राज्य होगा या कोई स्थान होगा, तो उसका राजधानी कहाँ है। कलिंग का राजधानी कहाँ है, तो उत्तर में हो जाएगा तोसली। उत्तर में तोसली। आपका अगला प्रश्न है कि तोसली पर अशोक का अधिकार किस शिलालेख में है। तोसली पर अशोक का अधिकार किस शिलालेख में है, तो उत्तर में हो जाएगा 13वें शिलालेख में। उत्तर में हो जाएगा 13वें शिलालेख में। अशोक के समय मिस्र का राजा कौन था, तो अशोक के समय अशोक के समकालीन मिस्र का राजा कौन था, तो उत्तर में हो जाएगा फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस। आपका उत्तर में हो जाएगा फिलाडेल्फस। आपका उत्तर में हो जाएगा फिलाडेल्फस। आपका अगला प्रश्न है कि फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में किस राजदूत को भेजा था। फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में किस राजदूत को भेजा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा डियानीसियस। उत्तर हो जाएगा डियानीसियस। आपका अगला प्रश्न है कि फिलाडेल्फस ने किसके कथन के अनुसार पाटलिपुत्र में डियानिस नामक राजदूत को भेजा था। वो देखिए एकदम संपूर्ण क्वेश्चन है और सटीक क्वेश्चन है। पहले इससे अगला प्रश्न था कि फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में किस राजदूत को भेजा था, तो उत्तर में हो जाएगा डियानिसियस राजदूत। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न है कि फिलाडेल्फस ने किनके कथन के अनुसार पाटलिपुत्र में डियानिसियस को भेजा था, डियासिनस राजदूत को भेजा था, तो आपका उत्तर में हो जाएगा प्लिनी के कथन के अनुसार। प्लिनी के कथन के अनुसार। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो अशोक को किसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, तो उत्तर में हो जाएगा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक ने पहले किस धर्म का अनुयायी था, तो अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। आपका देखिए क्वेश्चन आ गया, हम बोले हैं ना पहले राजतरंगिणी की लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी की लेखक कल्हड़ है। कल्हड़।
आपका अगला प्रश्न है कि तरंगड़ी के अनुसार अशोक ने किस धर्म का अनुयायी बना? तो आंसर शैव धर्म का। कल्हड़ के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। तो कल्हड़ जो राजतरंगिणी पुस्तक लिखे हैं तो उसमें अशोक ने किस धर्म को का अनुयायी बना है? तो उत्तर में हो जाएगा शैव धर्म का। आपका अगला प्रश्न है कि किसका प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो उत्तर में हो जाएगा निग्रोध के। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद कहाँ घूमा? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद कहाँ घूमा? तो आंसर में हो जाएगा बोध गया में। अशोक ने आपका अगला प्रश्न है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कहाँ घूमा? 10वें वर्ष कहाँ घूमा था? तो आंसर हो जाएगा बोध गया में। और 12वें वर्ष में कहाँ घूमा था? तो उत्तर में हो जाएगा निगाली सागर में। उत्तर में हो जाएगा निगाली सागर में। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद कहाँ घूमा था? 20 जब अशोक ने राजा बना तो उसके 20 साल बाद वो कहाँ घूमा था? तो उत्तर में हो जाएगा लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है कि किस लेख में घोषणा की गई है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? किस लेख में घोषणा की गई है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो आपका उत्तर हो जाएगा अहरौरा के अभिलेख। अहरौरा के अभिलेख में। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक के आस्था का स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? अशोक के आस्था का स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रूमिनदेई। आपका उत्तर में हो जाएगा पहला रूमिनदेई अभिलेख स्तंभ अभिलेख। दूसरा हो जाएगा निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए क्या बनवाया था? अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए क्या बनवाया था? तो उत्तर में हो जाएगा बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं। बराबर की एक पहाड़ी थी जिसमें 4 गुफाएं अशोक ने बनवाया था आजीविकों को रहने के लिए। पहला का नाम है कर्ज, दूसरा का नाम है चौपार, चौथा का नाम है सुदामा और तीसरा का नाम है सुदामा और चौथा का नाम है विश्व की झोपड़ी। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक के पौत्र का क्या नाम है? पौत्र मतलब नाती। अशोक के पौत्र का क्या नाम है? तो उत्तर में हो जाएगा दशरथ। अगला प्रश्न है कि दशरथ ने आजीविकों को क्या प्रदान किया? तो आंसर उत्तर में हो जाएगा नागार्जुन गुफा। नागार्जुन गुफा। अशोक के किस लेख में जीवकों का वर्णन किया गया है? तो उत्तर में हो जाएगा 7वें लेख में। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो उत्तर में हो जाएगा महेंद्र तथा संघमित्रा को। संघमित्रा कौन थी? लड़की थी। और महेंद्र कौन था? लड़का था। हाँ, तो उत्तर में क्या हो जाएगा? महेंद्र और संघमित्र। अशोक के पुत्र का नाम था सुसीम भी एक पुत्र था जो जिसको नहीं, सुसीम किसका पुत्र था? तो सुसीम जो था वह बिंदुसार का पुत्र था। उस समय जब सुसीम और अशोक छोटा थे तो अशोक जो था वो अवंती का राजा था और सुसीम जो था वह कश्मीर का राजा था। आपका अगला प्रश्न है कि महेंद्र तथा संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे? जो महेंद्र और संघमित्रा थी वह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे? तो उत्तर में हो जाएगा श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न है कि बौद्ध लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो उत्तर में हो जाएगा 84,000 स्तूप। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो उत्तर में हो जाएगा अशोक ने। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख में किन किन लिपियों का उपयोग होता है? अशोक के अभिलेख में किन किन लिपियों का उपयोग होता है? तो आपका उत्तर में हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि। आपका अगला प्रश्न है कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ है?
आपका प्रश्न है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ है? तो उत्तर में हो जाएगा अफगानिस्तान में। उस समय अफगानिस्तान सब भारत में था, उस समय अखंड भारत था। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि अखिल अखंड भारत का प्रथम शासक कौन है? तो उत्तर में हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न है कि खरोष्ठी लिपि कहाँ है? खरोष्ठी लिपि कहाँ प्रचलित थी? तो उत्तर में हो जाएगा शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा में। शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा में। आपका अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि कहाँ है? आपका अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि कहाँ है? तो उत्तर भारत में है। ब्राह्मी लिपि भारत में है। आपका अगला प्रश्न है कि खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? खरोष्ठी जो लिपि है वह कैसे लिखी जाती है? तो उत्तर में हो जाएगा दाईं से बाईं ओर। उत्तर में हो जाएगा दाईं से बाईं ओर। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया था? अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया था? तो उत्तर में हो जाएगा पाद्रेटी फैनथेलर ने। उत्तर में हो जाएगा पाद्रेटी फैनथेलर ने। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख का खोज कब हुई? अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा पाद्रेटी फैनथेलर ने। लेकिन अशोक का शिलालेख का खोज कब हुई? तो उत्तर में हो जाएगा 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख कितनी संख्या है? अशोक के कुल शिलालेख की कितनी संख्या है? तो उत्तर में हो जाएगा 14 संख्या। उत्तर में 14 संख्या। अशोक का अभिलेख सबसे पहले कब और किसने पढ़ा? तो अशोक का अभिलेख सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो अशोक का अभिलेख सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? अशोक के कुल शिलालेख हैं वो उनकी संख्या कुल 14 थी, लेकिन अशोक के कुल स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर में हो जाएगा 7। 7 कौन थी? तो 7 स्तंभ लेख थी जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुए? अशोक के स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो उत्तर में हो जाएगा 6 अलग अलग स्थानों से। 6 अलग अलग स्थानों से अशोक के स्तंभ लेख का प्रमाण मिलता है जो ब्राह्मी लिपि में लिखित है। कुल स्तंभ लेख कितना है? कुल स्तंभ लेख 7 है तथा शिलालेख 13 है। आपका अगला प्रश्न है कि कौशाम्बी अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो उत्तर में हो जाएगा रानी का अभिलेख। उत्तर में हो जाएगा रानी का अभिलेख। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो उत्तर में हो जाएगा 7वां अभिलेख। 7वां अभिलेख। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन है? अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन है? तो उत्तर में हो जाएगा रूमीदेई अभिलेख। उत्तर में हो जाएगा रूमीदेई अभिलेख। अशोक ने कुल कितने रत्न फिर दिए थे? अशोक ने कुल कितने रत्न दिए थे? तो उत्तर में हो जाएगा 3। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। उसी को हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, जो पहले से ही बौद्ध धर्म के पुस्तक में लिखा गया है। अशोक ने इसको केवल दोहराया था। आपका अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में अकाल का प्रमाण मिला है। मौर्य काल में अकाल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो उत्तर में हो जाएगा बांग्लादेश सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख से, मतलब शाहगौर के अभिलेख से। आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम शिलालेख में क्या कही गई है? प्रथम शिलालेख में क्या कही गई है? प्रथम शिलालेख में क्या कही गई है? तो उत्तर मनुष्य मेरे बच्चे हैं। मनुष्य मेरे बच्चे हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बहुत छोटा क्वेश्चन है कि प्रथम अभिलेख में क्या कहा, प्रथम शिलालेख में क्या कही गई है? तो उत्तर में हो जाएगा मनुष्य मेरे बच्चे हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक कंदहार अभिलेख किस भाषा में लिखा है? अशोक का जो कंदहार अभिलेख है वह किस भाषा में लिखा है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीक और अरमाइक भाषा में। ग्रीक और अरमाइक भाषा में। आपका अगला प्रश्न है कि मंत्रियों के जांचने एवं परखने की क्रिया को क्या कहते हैं? मंत्रियों के जांचने एवं परखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा उपदा परीक्षण। उत्तर में हो जाएगा उपदा परीक्षण।
आपका अगला प्रश्न है कि सम्राट की सहायता के लिए क्या होता था। जो उस समय राज व्यवस्था थी तो उस समय सम्राट की सहायता के लिए क्या होता था, तो उत्तर में हो जाएगा मंत्रिपरिषद। संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। मंत्री पद की संख्या, मंत्री परिषद की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के तीर्थ को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन हम करवाए हैं ना, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा चाणक्य। तो अर्थशास्त्र के तीर्थ को क्या कहा जाता है, तो उत्तर में हो जाएगा महामात्र। संख्या 18 थी, महामात्र संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र के तीर्थ को क्या कहा जाता है, तो आंसर महामात्र। महामात्र संख्या कितनी थी, तो संख्या 18 थी। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर थोड़ा टेढ़ा है। देखिए, अर्थशास्त्र की जो तीर्थ है उसको हम कहते हैं महामात्रा, लेकिन महामात्रा की कुल संख्या कितनी थी, तो आंसर 18 थी। क्वेश्चन ऐसे है। और यहाँ पर भी ऐसा ही सम्राट की सहायता के लिए क्या होता था, तो मंत्री परिषद होता था, लेकिन मंत्री परिषदों की संख्या कितनी थी, तो 12, 16 और 20 हुआ करती थी। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक के समय मौर्य में कितने प्रांत थे। अशोक के समय मौर्य में कुल कितने प्रांत थे, तो उत्तर में हो जाएगा 5 प्रांत। उत्तर में हो जाएगा 5 प्रांत। आपका अगला प्रश्न है कि इस समय प्रांत को क्या कहा जाता है। इस समय प्रांत को क्या कहा जाता है, तो उत्तर में हो जाएगा चक्र। उत्तर में हो जाएगा चक्र। आपका अगला प्रश्न है कि इस समय प्रांतों के प्रशासन को क्या कहा जाता था। उस समय मतलब इस समय प्रांतों के प्रशासन को क्या कहा जाता था, तो उत्तर में हो जाएगा कुमारक, आर्यपुत्र तथा राष्ट्रिक। कुमारक, आर्यपुत्र तथा राष्ट्रिक। इस समय प्रांतों के प्रशासन को कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, तो कुमारक, आर्यपुत्र तथा राष्ट्रिक। आपका अगला प्रश्न है कि प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था। प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था, तो उत्तर में हो जाएगा विषय में। उत्तर में हो जाएगा विषयों में। विषयों में। आपका अगला प्रश्न है कि विषयों को क्या कहा जाता है। विषयों को क्या कहा जाता है, तो विषयों को विषयपति कहा जाता है। विषयों को क्या कहा जाता है था। आपका प्रश्न है कि विषयों को क्या कहा जाता था, तो उत्तर में हो जाएगा विषयपति। आपका अगला प्रश्न है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी, तो आंसर ग्राम थी। आंसर ग्राम थी। आपका अगला प्रश्न है कि ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था, तो उत्तर में हो जाएगा ग्रामिक। उत्तर में हो जाएगा ग्रामिक। थोड़ा सा नोट यहाँ पर हम लिखे हैं कि प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था तथा जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रशासकों में सबसे छोटा कौन था, तो आंसर गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। 10 ग्राम मतलब गांवों का शासन संभालता था। आपका अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन कहाँ है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन है कौन, नगर का प्रशासन कौन मतलब कितना है, तो उत्तर में हो जाएगा 30 सदस्यों का एक मंडल। 30 सदस्यों का एक मंडल। नगर प्रशासन क्या होती थी बाबू, तो 30 सदस्यों का एक मंडल होती थी जो अपने नगर को अच्छी तरह से रखते थे देखभाल से। आपका अगला प्रश्न है कि कुल कितने समिति थी। कुल कितने समिति थी, तो उत्तर में हो जाएगा 6 समिति। बहुत हल्का क्वेश्चन है। कुल कितने समिति थी, तो उत्तर में हो जाएगा कुल 6 समिति थी। प्रत्येक समिति में कितने लोग रहते थे, तो प्रत्येक समिति में 5 लोग रहते थे। प्रत्येक समिति में 5 लोग रहते थे। तो उसी से गुणा कर लीजिए, 6 5 30। तो यहाँ पर लिख दिया एक के बार में लिख दिया कि कुल कितना थे, तो कुल 30 सदस्यों का एक मंडल था। आपका अगला प्रश्न है कि बिक्री कर के रूप में क्या वसूला जाता था। बिक्री कर के रूप में क्या वसूला जाता था, तो उत्तर में हो जाएगा मूल्य का 10वां भाग। मूल्य का 10वां भाग। मूल्य का 10वां भाग मतलब आप सब लोग समझते हैं, जैसे में कि सपोर्टेड हम बताते हैं कि आपका 1 बीघा खेत है, तो 1 बीघा में जितना आपका धान या गेहूँ होगा उसका 10वां भाग, उसका 10वां भाग उसको ही देना है और 9वां भाग अपने लेना है। 9वां भाग अपने लेना है। तो एक और ठीक बा। हाँ, बहुत अच्छा था। एक और मूल्य का 10वां भाग मतलब जितना कमाया है ना उसका 10वां भाग दे दीजिए
और 9वां भाग ले लीजिए। आपका अगला प्रश्न है कि कर बचाने के लिए कर बचाने वालों को क्या किया जाता था? तो कर जो बचाता था उसको डायरेक्ट मृत्यु दंड मिलता था, मृत्यु दंड मिलता था। आपका अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार कौन सा मार्ग निर्माण अधिकारी था? मार्ग निर्माण अधिकारी कौन था? मेगास्थनीज जो अपनी पुस्तक इंडिका में ही सब कुछ लिखा है ना, तो मेगास्थनीज के अनुसार कौन सा मार्ग निर्माण अधिकारी था? तो आपका कोई उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा एग्रोनोमाई मार्ग। आपका अगला प्रश्न है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा है? जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा है? तो उत्तर में हो जाएगा लुटेरों की सेना, उत्तर में हो जाएगा लुटेरों की सेना। आपका अगला प्रश्न है कि विविध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला क्या कहलाता था? विविध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला क्या कहलाता था? तो उत्तर में हो जाएगा नायक। आपका अगला प्रश्न है कि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो उत्तर में हो जाएगा सेनापति। आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता है? तो उत्तर में हो जाएगा गुड पुरुष। आपका अगला प्रश्न है कि एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता है? एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता है? तो उत्तर में हो जाएगा संस्था। आपका अगला प्रश्न है कि दूसरे स्थान पर रहकर कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? वैसे गुप्तचर जो दूसरे स्थान पर रहकर कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उत्तर में हो जाएगा संचार। अशोक के समय न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? अशोक के समय न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? न्यायाधीश मतलब समझते हैं, जज को क्या कहा जाता था? तो उत्तर में हो जाएगा राजुक, उत्तर में हो जाएगा राजुक। आपका अगला प्रश्न है कि इस समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता है? इस समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता है? तो उत्तर में हो जाएगा सीता की भूमि, उत्तर में हो जाएगा सीता की भूमि, उत्तर में हो जाएगा सीता की भूमि।